ओके, आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये यूनिवर्स ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? तो शुरू से हम लोग इसके दो एंड देखते थे, इधर और इधर, दोनों तरफ, और कहते थे कि इस यूनिवर्स में हमको दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक जिसको हमने पार्टिकल नेचर वाला मैटर बोला, मैटर पार्टिकल नेचर, उसके पास साइज होता है, विजिबल होता है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है और उसको जब थ्रो करते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसके पास मास होता है। दूसरी हमने अपने चारों तरफ एक्सपीरियंस किया रेडिएशन। इस रेडिएशन में वॉल्यूम और साइज नहीं होता, एनर्जी इसके पास भी होती है और इसका एक जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने बनाया वेवलेंथ। ये वेव्स में ट्रेवल करता है रेडिएशन और वेवलेंथ इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये जब ट्रेवल करेगा, अभी तक हमने पढ़ा, इसका वेव नेचर होता है। तो मटेरियल पार्टिकल नेचर और रेडिएशन वेव नेचर, इस तरह से दो क्लियर कट चीजें हो गई। सन से जो धूप हमको आती है, द लाइट ऑफ सन इज ए रेडिएशन। द वेव्स ऑफ वाटर, द वाटर कंटेंट इज ए मैटर। इस तरह से मैटर और रेडिएशन ये दोनों चीजें बनाई और दोनों को हमने अलग अलग स्टडी किया, अलग अलग स्टडी किया। हिस्ट्री से ये स्टडी चलते आ रही है, मेनी फिलोसफर्स, फिजिसिस्ट, सब ने ये स्टडी की। अब लेटर स्टेज में आकर ये स्टडी कंबाइंड हो गई। आइंस्टाइन के टाइम के आसपास 1940-50 के आसपास ये सोचा जाने लगा कि फिजिक्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसे कम से कम करते हैं, छोटे से छोटा। जैसे फोर्सेस हम लोगों ने देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं और उसको नैरो डाउन कर करके देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसको हम लोग और नैरो डाउन नहीं कर सके। तो हमने ये माना कि 4 तरह के ही फोर्स होते हैं। उसी तरह से एनर्जी को भी नैरो डाउन किया, टाइप्स ऑफ एनर्जीज। उसी तरह से इतने ज्यादा रूल्स हैं, इतने ज्यादा लॉज हैं, उसको भी हम कम करते चले गए। तो सिंप्लीफिकेशन इज ए इंपॉर्टेंट फीचर इन फिजिक्स। चीजों को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, लॉज को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और यूनिफाई करना चाहते हैं। तो फिजिक्स के चैप्टर में सबसे शुरू में आपने पढ़ा था थ्रस्ट एरिया इज यूनिफिकेशन। सब चीजों को हम कम से कम एक यूनिट में लाना चाहते, कम से कम करना चाहते। तो जब इस यूनिवर्स के कंटेंट्स की बात हुई तो कंटेंट्स में अभी तक 2 कंटेंट चल रहे थे, रेडिएशन और मैटर। अब ये हुआ कि 2 भी क्यों, ये दुनिया 2 चीजों से क्यों बनी होगी, एक ही चीज से बनी होगी, और वो एक चीज क्या होगी? तो हमने कहा जो भी होगी उसी एक चीज को जब हम इधर से देखते हैं तो हमको मैटर दिखता है और इधर से देखते हैं तो हमको रेडिएशन दिखता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो भी कंटेंट है इस यूनिवर्स के वही मैटर है और वही रेडिएशन है। तो ये मिक्सअप हो गया, दोनों का मिक्सअप हो गया। अभी तक जिस चीज को हम मैटर कहते थे, क्या उसमें अगर वो एक ही है तो उसमें भी वही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो रेडिएशन में है। इसी तरह से अभी तक हम जिसको रेडिएशन कहते थे उसके पास भी वही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो मैटर के पास है। तो मैटर के पास क्या होना चाहिए? मैटर के पास वेव नेचर होना चाहिए। मैटर को चलना है तो वेव्स के फॉर्म में चलना चाहिए। क्यों? एक ही चीज तो है दोनों। तो अगर मैटर स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसा हम देखते हैं गोली जाती है, और अगर वो वेव्स के फॉर्म में भी चलता है, उसका प्रूफ क्या होगा? वेव्स का प्रूफ है इंटरफेरेंस पैटर्न।
अगर वो इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनाता है और स्ट्रेट भी चलता है तो हम बोलेंगे उसके पास सब प्रॉपर्टीज हैं, दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से रेडिएशन जो आता है वेव नेचर में आता है। प्रूफ क्या है? इंटरफेरेंस पैटर्न। उसके पास क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं तभी वो ब्राइट और डार्क स्पॉट बना सकता है, रेडिएशन। लेकिन अगर हम ये प्रूफ कर दें कि उसके पास मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम किसके कारण होता है? m/v हमने पढ़ा मैकेनिक्स में। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो धूप आती है सन की उसके पास मोमेंटम भी होता है, तो ये किसका नेचर है? मोमेंटम पार्टिकल का नेचर है, मैटर का नेचर है। तो ये हो जाएगा कि अभी तक जिसको हम सिर्फ रेडिएशन बोलते थे उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अभी तक हम जिसको पार्टिकल बोलते थे उसके पास पार्टिकल नेचर तो है, उसके साथ ही साथ उसके पास वेव नेचर भी है, तो दोनों एक समान हो गए। इसलिए ये दुनिया दो चीजों से नहीं बनी है, एक ही चीज से बनी है और उसी के दोनों नेचर हैं। बाई चांस ऐसा हो रहा था कि पार्टिकल का हम ये वाला नेचर स्टडी कर रहे थे और इसको देख नहीं रहे थे, रेडिएशन का ये वाला नेचर स्टडी कर रहे थे, इसको देख नहीं रहे थे। पर असल में मैटर के पास ये दोनों नेचर हैं और रेडिएशन के पास भी दोनों नेचर है। अब दुनिया कितनी चीजों से बनी है? एक ही चीज से बनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? दोनों को अलग अलग कर रहे थे। तो अब ये थ्योरी बनी, नो दैट वाज ओनली इनकम्प्लीट पिक्चर, और कंप्लीट पिक्चर में दोनों के पास सारी प्रॉपर्टीज होती है। और ये चीज अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि ये चीज कैसे हुई और कब हुई। कब हुई में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू के जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन वगैरह पढ़े हैं वो सन 1100-1200 से शुरू हो गए, रादर ईसा के समय से ही शुरू हो गए। उस समय से हम लोग यूनिवर्स की स्टडी करते थे। उसके बाद 1100-1200 के आसपास ग्रेविटेशन के लॉ बने, फिर गैलीलियो ने इनर्शिया के लॉज बनाए 1200 के आसपास। उसके बाद मैकेनिक्स के लॉज बने एंड ऑल दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। एनर्जी को डिफाइन किया गया, एनर्जी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के रिलेशन डिफाइन किए गए। ग्रेविटेशन के बारे में पता लगा। उसके बाद थर्मल की एक्टिविटीज अलग चल रही थी, हमें हीट के बारे में पता लगा और बाद में जाकर इलेक्ट्रिसिटी के भी एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। अब जब हम मटेरियल के बारे में और आगे स्टडी करते गए तो सबसे क्रांतिकारी चीजें 19वीं शताब्दी के लास्ट में हुई, 19th सेंचुरी एंड दैट वाज 1870। तब तक हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में जानते थे। सबसे छोटा पार्टिकल जिसके पास मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूल्स इस नेचर में मिलियंस हैं, बहुत सारे, हर चीज का मॉलिक्यूल होता है। हर चीज को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, जब उसका लास्ट एक पार्टिकल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं इस दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के। अब ये देखा गया कि ये जितने करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली 200 पार्टिकल से ही मिलकर बनते हैं। H2O बनता है, H2 अलग चीज है, O2 अलग चीज है, कभी CO2 बन जाता है, C2H4O6 बन जाता है। इस तरह से और तोड़कर देखा गया तो मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम्स से बनता है। और एटम्स ओनली फ्यू हंड्रेड एटम्स हैं, उससे मिलाकर लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशंस बनते हैं एंड ऑल दोज आर मॉलिक्यूल्स। ये नॉलेज हो गया कि मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम्स। उसके ये नॉलेज चल रहा था। उसके बाद ये देखा गया, उस एटम्स में भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या इतने सारे एंटाइटी होते हैं हमारे नेचर में, यानी हमारा यूनिवर्स, हमारा नेचर इतनी चीजों को मिलाकर बना है। ये हमको यकीन नहीं था। इस प्रिंसिपल को पहले तो ऐसा मानते थे, बाद में आइंस्टाइन ने आके बोला कि क्यों हम ये सोचते हैं कि सैकड़ों और हजारों चीजों को मिलाकर हमारा यूनिवर्स बना है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि सिर्फ एक ही चीज से यूनिवर्स बना है और वही अपने अलग अलग रूप दिखाता है। हो सकता है। तो उनका ये पक्का विश्वास था कि एक ही चीज से बना है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे कि वो कैसे अलग अलग रूप दिखा लेता है।
एक ही रेडिएशन है। अभी हमारा नॉलेज कुछ कुछ बढ़ा, हमको ये पता लगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें वेरिएशन हो रहा है, हमारी आंख में आता है, कभी वो वेरिएशन हमको लाल दिखता है, कभी नीला दिखता है, तो क्या दो तरह के वाइब्रेशंस होते हैं? आंसर है नहीं। अब हमने पता लगा लिया है कि अगर वो स्लो ऐसे मूव करता है तो उसका जो हमारे दिमाग में असर होता है उसको हम कहते हैं रेड, और अगर जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो हमारे ब्रेन में जो उसका इफेक्ट होता है उसको कहते हैं ब्लू। बेसिकली चीज एक ही है। तो रेड और ब्लू दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। किस चीज का डिफरेंस है? फ्रीक्वेंसी का। इसी तरह से हम चीजों को यूनिफाई करते जाते थे। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। तो लोगों को ये चीज बड़ी पसंद आई कि एटम्स तो 100-200 ही होते हैं, उन्हीं को मिलाकर करोड़ों तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 200 एटम भी क्यों होते हैं, उसको और रिसर्च हुआ, और वो रिसर्च ये जो है 1870 और फिर 79, इन दोनों में माइकल क्रुक ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें वैक्यूम ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स थे, और उसमें उन्होंने कैथोड रेज देखी। कैथोड रेज की स्पेशलिटी ये थी कि भले वो हाइड्रोजन यूज करें, ऑक्सीजन यूज करें, नाइट्रोजन यूज करें, कोई भी गैस यूज करें, कैथोड रेज का कैरेक्टर एक ही होता है। इसका मतलब है कि कैथोड रेज जिस चीज से बनती हैं वो चीज सब में है। तो यानी कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो सब तरह की गैसेस में होता है, सब तरह के मटेरियल में होता है। एक ही मटेरियल यानी एटम के अंदर एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल होते हैं, जिसमें से एक पार्टिकल कॉमन है। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज में वही पार्टिकल मिलता है, और कैथोड रेज हर तरह की गैस से बनती है। इसका मतलब वो पार्टिकल सब में। ओके, तो उन्होंने उसका नाम कैथोड रेज ही रखा। उसके बाद उन्होंने उसमें डार्क स्पेसेस देखे, कैथोड रेज के साथ और सारे एक्सपेरिमेंट किए कि उनके पास कौन सा, किस तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तब तक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी शुरू हो गई थी, और हमने दो तरह के चार्ज सोच लिए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमको उसका बेसिस नहीं मालूम था कि क्यों होते हैं, लेकिन यह पता था कि ग्लास को हम रगड़ते हैं तो एक तरह का चार्ज आता है, और प्लास्टिक को रगड़ते हैं तो दूसरी तरह का चार्ज आता है। ये हमको मालूम था। तो उन्होंने देखा कि कैथोड रेज में एक तरह का चार्ज है जिसका नाम ऑलरेडी नेगेटिव रखा जा चुका है। ये 1870-79 में हुआ। ओके, वो मटेरियल है ये भी पता लगा। क्यों पता लगा उनको कि ये पार्टिकल है? तो उन्होंने जो वैक्यूम ट्यूब बनाई थी, वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक पंखा लगा दिया, टरबाइन जैसे। टरबाइन को ऐसे फूको तो वो चलता है, खिलौना पंखा घूमता है उसका, वो उन्होंने उसके अंदर लगाया, और जैसे ही कैथोड रेज चालू की वो घूमना शुरू हो गया। मतलब कोई चीज उसको आके टकराई। टकराने वाली चीज को क्या कहते हैं? पार्टिकल। इसका मतलब कि कैथोड रेज क्या थी? पार्टिकल थे। इस तरह से पार्टिकल, अब ये पार्टिकल हर गैस में मिलता है और एक ही जैसा नेचर है, एक ही जैसा मास है, एक ही जैसा चार्ज है, एक ही जैसा उसका मोमेंटम है। तो ये समझ में आया कि एक ऐसा पार्टिकल होता है जो हर एटम में कॉमन होता है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं 1879, थोड़े ही साल बाद, 7-8 साल बाद, नहीं इसके काफी साल बाद, अच्छा, ये मटेरियल में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इसके साथ ही साथ रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट भी चल रहे थे। रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट में उस समय का सबसे बड़ा काम हुआ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल ने सीरीज बनाई कि रेडिएशन एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक सब अलग अलग रेज नहीं है, सब बेसिकली एक ही चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो तो रेडियो हो जाती है, उससे ज्यादा हो तो हीट हो जाती है, उससे ज्यादा हो तो हमने उसका नाम लाइट रखा है, उससे ज्यादा हो तो उसका नाम एक्सरे है, और ज्यादा हो तो गामा रेज है। ये नाम भगवान ने हमको रख के नहीं दिए, हमने उसके नाम रखे अलग अलग यूज करके। अदरवाइज नेचर ने क्या बनाया? नेचर ने तो एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी सीरीज बना के दे दी, हमने उसके नाम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से रख ली। ओके, ये डिस्कवरी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, एंड दैट वाज बाय मैक्सवेल। और ये कब हुई थी? 1887।
1887 में मैक्सवेल ने ये डिस्कवरी की कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सबके नाम नहीं रखे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी की और मैक्सवेल्स इक्वेशंस बनाए, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या वाकई ऐसा होता है? तब तक हमको लाइट के बारे में मालूम था, यूवी के बारे में, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब के बारे में मालूम था, हीट के बारे में मालूम था। बाद में 1895 में एक्सरेज हमको मिली। कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में ही एक्सरेज का आविष्कार हुआ, रॉन्जन ने ये किया, एंड दैट वाज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब तक उसका नाम एक्सरे ही था, जब तक बाद में उसको स्टडी करके ये देखा नहीं गया कि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। वो एक्सरे का 1895 में आविष्कार हुआ, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज कंप्लीट होने लगा वेव्स का। अच्छा, सबसे बड़ा आविष्कार 1897 में हुआ, विच गोज टू द क्रेडिट ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ये जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रेज वाला, जो माइकल कुक ने किया, उसी को आगे बढ़ाया। और जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे जब हम एटम्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो उन्होंने ये एटम के अंदर क्या क्या होता है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बताया। और वो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बहुत स्टडी किया। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, व्हाट ही डिस्कवर्ड, विच इज प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स। हर एटम में वो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल हमको मिलता ही है, एंड दैट उस समय उन्होंने उसके कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के, ऑल दीज वेयर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। सो क्रेडिट गोज टू हिम दैट ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को न केवल उन्होंने डिस्कवर किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए, और उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके पास मास है, ये उन्होंने बताया। और ही वॉज द मैन हु गेव इट द नेम इलेक्ट्रॉन। उसके पहले वो एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन कैथोड रेज, ये उसका डिस्क्रिप्शन था, उसका नाम नहीं था। तो जे थॉमसन ने उसका नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। वहां से इसका नाम शुरू हुआ 1897 से। और थॉमसन ने इसकी स्टडी करके इसका लैब में चार्ज मास निकालने की कोशिश की। ही कुड नॉट, नहीं निकाल पाए। हाँ, एक चीज उन्होंने निकाली कि इसका चार्ज अपॉन मास कितना होगा, E अपॉन m। उस E अपॉन m की वैल्यू उन्होंने निकाली। E क्या है? चार्ज, मास, यूनिट क्या हुआ? कूलम पर केजी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने E अपॉन m की वैल्यू निकाली 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। ये आपको भी याद रखना है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये उन्होंने लैब में इसकी वैल्यू निकाली। ओके, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये एक कंपलसरी पार्ट है विच एग्जिस्ट इन ऑल द एटम्स, और ये सब एटॉमिक पार्ट उन्होंने डिस्कवर किया। दैट वाज ए ग्रेट डिस्कवरी। तब तक हम सोचते थे एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं। अब उन्होंने बताया कि नहीं, एटम जो हमको मिलते हैं, 200 तरह के एटम मिलते हैं, वो सब एटम भी सिर्फ 3 पार्टिकल से बनते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उस समय जो उन्होंने बताया, रादर उन्होंने सिर्फ ये बताया, उन्होंने 3 भी नहीं बताए, ही सेड ओनली 2, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, पॉजिटिवली न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये 2 ही तरह के पार्टिकल होते हैं और अलग अलग इनके न्यूक्लियस के मास होते हैं, उसके कारण अलग अलग तरह के एटम बनते हैं। बाद में कैडविक ने निकाला कि न्यूट्रॉन होते हैं। खैर, हम लोग इलेक्ट्रॉन तक का अभी इसमें स्टडी करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने बताया, एंड ही गॉट ए नोबेल प्राइज फॉर इट, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ी चीज थी कि एटम से छोटा भी एक पार्टिकल होता है जिससे ये दुनिया बनती है, और सब ने ये मान लिया कि वो फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल है, और उसी को ही अलग अलग कॉम्बिनेशन करके एटम्स बनते हैं। ऑफ कोर्स साथ में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। सो दैट वाज ए ग्रेट डिस्कवरी, और इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला
in 1906. ओके, लेकिन वो इसका केवल E/m ही बता पाए। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है he could not find. Anyway, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे मिलिकॉन, ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो मिलिकॉन्स ने एक्सपेरिमेंट किया, दैट वाज ए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसमें उन्होंने पिछला नॉलेज पूरा लगाकर मैकेनिक्स का दूसरा तीसरा सब इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और मैकेनिक्स फोर्सेस ऑफ बॉयंसी, इन सब को कंबाइंड करके सबके फॉर्मूले लेके उन्होंने निकाला व्हाट शुड बी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तब तक कूलम्स लॉ बन चुका था, हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे, ग्रेविटी का फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे, और बॉयंसी के फोर्सेस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते थे। तो अगर एक ऑयल ड्रॉप इधर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, और इसके जो एटमॉस्फेयर है इसका सराउंडिंग, वो उस पे बॉयंसी का फोर्स लगाएगा, और सारे फोर्स की कैलकुलेशन के फॉर्मूला हमारे पास है। उन सब को उन्होंने आपस में मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया, और क्या निकाला, उस फोर्स में, कूलम फोर्स में क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे उन्होंने वो चार्ज कैलकुलेट किया। एक में वो एक एक्सपेरिमेंट है, तो अभी CBSE से वो शायद सिलेबस से हटा दिया गया है, कुछ बोर्ड्स में अभी भी वो एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है, बिकॉज दिस इज ए हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले उसी एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया, एंड दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री। तो ये मिलिकॉन ने निकाला चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बाय ऑयल ड्रॉप मेथड। तो जो हमारे हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में 10 सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट हैं, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट कौन था, यंग का, वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट माना जाता है, बिकॉज इट गिव्स अस चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड ही फाउंड द चार्ज टू बी दैट वैल्यू जो आजकल हम सब याद करते, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। तो इस तरह से थॉमसन ने क्या कैलकुलेट किया, E/m चार्ज अपॉन मास, और मिलिकॉन ने क्या कैलकुलेट कर दिया, ओनली चार्ज। मास किसी ने कैलकुलेट, मास प्रैक्टिकली मेजर किसी ने नहीं किया, हमने क्या किया, E/m डिवाइडेड बाई E, मास आ गया। सो मास इज ए कैलकुलेटेड क्वांटिटी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन की सब प्रॉपर्टीज कैलकुलेट हो गई। ये था इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री, किस तरह से डेवलप हुई। एक तरफ इलेक्ट्रॉन मटेरियल, उसका डेवलपमेंट हो रहा था, उसके बारे में हमको पता चल रहा था, और दूसरी तरफ वेव नेचर का हमको पता लग रहा था। हाइजन भी उसी टाइम में हुए थे, 18 के आसपास। ओके, तो उनका वेव थ्योरी चला। उसके बाद यंग्स आए, यंग्स ने प्रूफ किया दैट रेडिएशन हैज वेव नेचर। तो वो रेडिएशन पर उधर काम चल रहा था, उसका वेव नेचर बन गया, एंड दैट बिकेम ए वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी कि रेडिएशन वेव्स होती हैं, उनके पास वेव लेंथ होती है, उसके पास एनर्जी होती है, उसके पास प्रोपेगेशन की एक स्पीड होती है। ये सब डेवलपमेंट किस में चल रहे थे, रेडिएशन। और मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की ये डेवलपमेंट चल रहे थे, दोनों अपने अपने में डेवलप कर रहे थे, मटेरियल का थ्योरी एंड नॉलेज, रेडिएशन का थ्योरी एंड नॉलेज। ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1900 के आसपास, दैट वाज ए वेरी हिस्टोरिकल पीरियड, और इस समय बहुत नई नई डिस्कवरीज इस तरह से हुई। तो अब हम ये मानने लगे कि मटेरियल का सबसे छोटा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो भी रिप्रेजेंट करेगा वो मटेरियल का रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, ठीक है। और रेडिएशन में तो हमारे पास बहुत सारे रेडिएशन थे। सबसे अच्छा रेडिएशन कौन सा था, सनलाइट, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो अब हमने स्टडी हम अपनी किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक
कैसे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक एक हो गए, ये एक बड़ी मजेदार चीज है। इसको अब हम इस चैप्टर में कंबाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से शुरू करेंगे। मटेरियल, इलेक्ट्रॉन जो हमको मिला, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग की गई जे थॉमसन ने। उसने बताया एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस में होता है, एटम के अंदर होता है। अब उसकी पोजीशनिंग करने के लिए थॉमसन ने काम किया। ये आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं। उसके बाद किसने काम किया? बोर ने काम किया, बोर्स थ्योरी। उन सब के पोस्टुलेट आए। मॉडल किसने बनाया एटम का? मॉडल है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इस पर काम किया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे रादर। तो थॉमसन का बहुत ही रफ एक्सपेरिमेंट था और थॉमसन ने जो मॉडल बनाया वो तो फेल हो गया। वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे जब हम एटम पढ़ेंगे। थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड ने मॉडल बनाया। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग कैसे होगी, उसके लिए बोर्स ने इक्वेशंस बनाए और उसने अपने पोस्टुलेट्स बना के हमको बताया। उसके बाद उस समय ऑर्बिट्स उन्होंने बताए, वो बाद में जाके वो भी चेंज हो गए। एंड डी ब्रॉय के इक्वेशंस आने के बाद ये बना कि वो एक क्लाउड वहां पर बनता है। ये आज तक हम लोग उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। एनीवे, हम लोग किस बात पर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एटम, इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल के अंदर होता है, उसका हम एक नेचर पढ़ना चाहते हैं। और उसको हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है। उस एनर्जी के कारण वो मूवमेंट करता रहता है। कितने तरह के मोशन इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं, यहां से अब हम डिटेल स्टडी शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मोशन होते हैं। एक, वो अपनी ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करता रहता है। उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है उस समय, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी से वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। दैट इज वन टाइप ऑफ मोशन। अगर हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं बाय एनी मींस, थर्मल एनर्जी देके या कैसे भी करके, तो उस एनर्जी के कारण वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है कभी कभी, और छोड़ के दो एटम के बीच में जो खाली जगह रहती है वहां चला जाता है। वहां जाके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, खुद घूमना शुरू कर देता है, और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसको उसने पुश किया वो फ्री हो जाता है। ऐसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन इंटर एटॉमिक स्पेस में घूमते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस काम में आते हैं? फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका एनर्जी कैसी रहती है? दिस एनर्जी इज मोर देन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो वैलेंसी के लिए ऑर्बिट में घूमते हैं उनसे इनकी एनर्जी ज्यादा है, तभी तो ऑर्बिट छोड़ के गए हैं। ठीक है, ये दो तरह के मोशन हो गए, ऑर्बिट वाला मोशन और फ्री इलेक्ट्रॉन का जिगजैग मोशन। ये ऐसे स्ट्रेट चलते रहते हैं जब तक किसी चीज को जाके हिट नहीं करते। ओके, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन हो गए। अब ये जो जिगजैग करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये चलता हुआ यहां से ऐसे चला, ऐसे आ गया हिट करके, यहां हिट किया, यहां चला गया, यहां हिट किया, यहां चला गया, ऐसे चलता रहता है। तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जब चलते आता है, अगर यहां इसको कोई एटम नहीं मिला टकराने वाला, तो ये इस सरफेस के बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ओके, तो आंसर है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से चलता है। कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है? ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं शुरू में कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल मोशन, दैट इज ए वेरी हाई स्पीड, सो मेनी किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन जब वो बॉर्डर में आता है, बाहर नहीं आ पाता, जबकि इनर्शिया के कारण उसको सरफेस के बाहर आ जाना चाहिए, पर नहीं आता। क्या हो जाता है? उसको अचानक कौन ब्रेक लगाता है कि वो बाहर ना चला जाए? एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा तेजी से आया, ये दोनों दूर दूर हैं, इससे नहीं टकरा सकता, ऐसा बाहर क्यों नहीं चला जाता?
सरफेस के बाहर। तो आंसर है, इसे देखिए, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर जाएगा, मान लीजिए ये सरफेस के बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसीडर करेंगे। इस मटेरियल के पास पहले कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है? 0। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, एक -e बाहर चला गया, तो इसका चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब हमारे पास दो पार्टिकल हैं, ये -e और ये वाला +e। दोनों के बीच में कूलम्स फोर्स लगेगा, एंड कूलम फोर्स इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट? 1/4πε0 की क्या वैल्यू होती है? 9 इंटू, हाँ, इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू उसकी होती है। 10 के बाद 9 0 लगाना। तो कूलम फोर्स इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां निकला, निकलते ही उसका डिस्टेंस कैसा होगा? वेरी स्मॉल। इफ r इज वेरी स्मॉल एंड कूलम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, देन फोर्स विल बी वेरी लार्ज। समझ में आया? तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि उस फोर्स के कारण वो फिर उसको वापस खींच लेता है, मटेरियल उसको वापस खींच लेता है। तो ये जो बाकी का मटेरियल है जो पॉजिटिव बन गया, जैसे ही ये नेगेटिव बाहर आया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कूलम फोर्स से अंदर खींच लेता है, और इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी ऐसा उछला, पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, फिर वापस आया, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। जैसे स्प्रिंग को दबाओ फिर छोड़ो, उसी तरह से ये ऐसा उछलने की कोशिश करता है। आप ये मान लीजिए यहां एक ऐसा रबर बंधा हुआ है, रबर बैंड, ये ऐसा जाएगा तो रबर बैंड को ऐसे उठाएगा, और रबर बैंड क्या करेगा? इसको वापस नीचे दबा देगा। वो रबर बैंड जो नीचे दबाता है वो कौन है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलम्स फोर्स। ये जैसे ही निकलता है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, हम बोले नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो हम निकालेंगे बाहर। तो हमने क्या किया? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया, हमने ऊपर से पकड़ा और खींच लिया, रबर बैंड तोड़ के आ गया बाहर। तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है कि नहीं? तो आंसर है, निकल सकता है। हमको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, उसको एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो निकल जाएगा। अगर ये निकल जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रॉन हैज एस्केप्ड फ्रॉम एटम। तो इस तरह से फ्रॉम मैटर, तो किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन एस्केप कर सकता है, लेकिन हमें उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो उसमें से एस्केप करेगा। तो अब फिर से इलेक्ट्रॉन के पास तीन तरह की एनर्जी। एक एनर्जी के कारण वो क्या कर रहा था? घूम रहा था। दूसरी एनर्जी के कारण वो क्या कर रहा था? फ्री चल रहा था। फ्री इलेक्ट्रॉन के पास उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तीसरा लेवल कौन सा आया? हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो मैटर को ही छोड़ के बाहर चला गया। ये जो एनर्जी हम उसको देते हैं जिससे वो मैटर को छोड़ के बाहर चला जाता है, ये हमको उस पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। वो वर्क के कारण उसको ये एनर्जी मिलती है जिससे वो एस्केप कर जाएगा। तो इस एनर्जी को हमने नाम दिया नया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। ग्रेविटेशन में हम इसको क्या बोलते थे? एस्केप। एस्केप स्पीड हमने पढ़ा था। ओके, एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था हमने। ओके, एस्केप वेलोसिटी के पास जो एनर्जी होती है उसी से वो एस्केप करता है। इस चैप्टर में हमने उस एनर्जी का नाम क्या रखा? वर्क फंक्शन। यानी द वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम द मैटर। तो ये हमारी पहली क्वांटिटी इसमें आई, वर्क फंक्शन। सो विल स्टार्ट स्टडी फ्रॉम दिस। ये वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट विल एस्केप फ्रॉम द मटेरियल। ओके, लेकिन हमने ये देखा कि जब हमारे मटेरियल अलग अलग होते हैं तो हमको अलग अलग काम करना पड़ता है। यानी प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, बहुत एनर्जी लगेगी।
सोडियम से निकालेंगे बहुत कम लगेगी, तो कॉपर से निकालेंगे डिफरेंट लगेगी। इसका मतलब है मेटल बदलता जाएगा, एनर्जी वर्क फंक्शन बदलता जाएगा। तो वर्क फंक्शन किसका फंक्शन हुआ? मेटल का। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। सो उसके बेसिस पर ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वर्क फंक्शन इज so that it will escape the material surface. ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन इज अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। दूसरा एक चीज हमको ये याद रखनी है कि वर्क फंक्शन में जो हम वर्क कैलकुलेट करते हैं वो वर्क हम कैलकुलेट करते हैं मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां से यहां तक हम इसको चलाकर लाए, हमारी एनर्जी खर्च हो गई 2 यूनिट। उसके बाद हमने इसको ऐसे जंप कराया, ये जंप कराने में हमारी यूनिट खर्च हुई 10 यूनिट्स। तो टोटल वर्क हमने कितना कर दिया? 12। लेकिन जब हम ये वाले इलेक्ट्रॉन को विच इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, इसको जब हम बाहर जंप कराएंगे तो हमको सिर्फ कितना खर्च करना पड़ेगा? 10। तो वर्क फंक्शन हम 12 को लेंगे या 10 को लेंगे? तो आंसर है वर्क फंक्शन विल बी ओनली 10। तो हमारी वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ओनली दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू जंप द सरफेस। बस अंदर से ट्रेवल करा के लाना इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। समझ आया? तो वर्क फंक्शन सिर्फ जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है उसको सरफेस से बाहर लाना, सरफेस ऑन द सरफेस, आउट ऑफ द सरफेस, इन दो के बीच जो वर्क करना पड़ता है दैट इज वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। It is work done on, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं दिस इज द मिनिमम वर्क डन। जैसे हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, हमने बहुत से इलेक्ट्रॉन निकाले, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया 11 यूनिट वर्क किया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया 12 वर्क किया, ये वाला आया 10 वर्क किया, ये वाला आया 13 वर्क हुआ। इस तरह से अगर इतने सारे होते हैं तो वर्क फंक्शन कौन सा है? हर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है लेकिन इतना 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 वर्क हमने किया, तो हमने क्या देखा? जो सबसे कम होगा वो सरफेस से सबसे नजदीक होगा। दैट इज व्हाट आवर थ्योरी सेज। इसलिए वर्क फंक्शन क्या होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो ये मिनिमम वर्ड साथ में अगर हम लगा देते हैं इज मिनिमम। अदरवाइज बहुत ज्यादा वैल्यूज भी हमको मिल सकती हैं, 11, 12, 13 ये सब वैल्यू भी मिल सकती। ठीक है? तो मिनिमम लगा देने से ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, दिस इज द वर्क फंक्शन। ठीक? इट इज वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन just on the surface. अच्छा, अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे थोड़े से एग्जांपल देखिए। हमको जो पता है, चार्ट आपको बुक से मिल जाएगा। फॉर सीजियम इट इज 2.14 electron volt, because this is minimum energy
required, we will call it phi naught. This is minimum energy. इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा. For sodium it is 2.75 electron volt. Okay, then for aluminium it is 4.28, copper 4.65 and platinum it is maximum 5.65. तो ये आप देखेंगे 2 से लेके 5.65 तक वर्क फंक्शन होता है. मैक्सिमम किसका? प्लेटिनम का. और मिनिमम किसका? सीजियम. सो सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो रहते हैं क्या बोलते हैं इनको? एल्कली मेटल्स. इनके वर्क फंक्शन बड़े कम होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है. और आपने ये पीरियोडिक टेबल में देखा भी है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1. तो उसकी एनर्जी कम होती है, उसको निकालना आसान होता है. ओके, सो दिस इज वर्क फंक्शन. अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन को जो निकाला गया, अलग अलग प्रोसेस में निकाला गया, बाद में उनको सम अप किया गया कि हर केस में इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर आता है, लेकिन जो उसको एनर्जी देने के मेथड्स हैं उसके बेसिस पर हमने उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया. सो फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर इजेक्शन. नंबर 1 is thermionic emission. ये थर्म से पता लगता है, related to heat. So whenever we heat a metal and heat it a lot, that energy which is given to electron, if energy for one electron become more than the work function, then it will come out. ये जो emission होते हैं, these are known as thermionic emission. एनर्जी बाय हीट. हीट से हम इसको एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? थर्मल इलेक्ट्रॉन. सेकंड फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन. वी अप्लाई strong electric field. Strong electric field लगाने से इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, दैट विल हेल्प इट टू कम आउट फ्रॉम द सरफेस. ठीक है. और इसको आप अलग अलग कन्वर्शन भी कर सकते हैं कूलम्स फोर्स से. सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, इधर हमने पॉजिटिव प्लेट रख दी, ये पॉजिटिव प्लेट इसको फोर्स लगाएगी. आप ये कह सकते हैं फोर्स लगाएगी, आप ये भी कह सकते हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी देगी. उस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को तोड़कर बाहर आ जाएगा. उस एनर्जी के कारण बाहर आ जाएगा. वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है वो एनर्जी वर्क फंक्शन को क्रॉस करनी चाहिए, तब वो बाहर आएगा. तो हमने पढ़ा हुआ है किसी भी चार्ज Q को जब V पोटेंशियल देते हैं तो उसके पास एनर्जी कितनी हो जाती है? Q इंटू V. ऐसे ही हम यहाँ वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे ऊपर की प्लेट पे. इसके पास चार्ज E है इलेक्ट्रॉन के पास, इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और इतनी एनर्जी कर देंगे E इंटू V कि वो वर्क फंक्शन के ज्यादा हो जाए, फिर ये बाहर आ जाएगा. इस तरह से वो जो एनर्जी है, वो जो एमिशन होगा, दैट विल बी नोन एज फील्ड एमिशन. और इस इलेक्ट्रॉन को हम फील्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे. अप्लाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. और इससे हमको क्या मिलने वाला है? फील्ड इलेक्ट्रॉन.
ओके, तीसरी चीज, थर्ड इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। Photo means light. So when a light is incident on a metal, ये लाइट रेड से लेके वायलेट तक विजिबल रेंज की हो सकती है, उससे ज्यादा अल्ट्रावायलेट हो सकती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो एक्सरे हो सकती है। इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। नॉर्मली वी डू आवर एक्सपेरिमेंट्स विद विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट्स। Okay, so the light gives energy. Whenever the light falls on a metal surface, it gives energy to the electron. जिस पर वो लाइट आएगी उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी then electron will be ejected out. एनर्जी, कौन सी एनर्जी देगा इसको? वर्क फंक्शन, एंड इट इज इजेक्टेड आउट। दिस इज तो ये तीन तरह के हमारे एमिशन हुए, और तीन तरह के इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन हमने उसके नाम ऐसे रख दिए कि हमको पता लग जाएगा कि किस प्रोसेस के कारण ये एमिशन हुआ है। ठीक है, सो दीज आर दीज आर इलेक्ट्रॉन्स।